नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बड़ा मशहूर गाना है किशोर कुमार का। और छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। यहाँ रहना से मतलब ये समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बार-बार अवसर नहीं मिलते हैं चीज़ों को सही करने के, और जो गलत हुआ है अतीत में उसको भी ठीक करने के। और वो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार डे वन से कर रही है, 2017 से ही। उसी डेडिकेशन के साथ, उसी मजबूती के साथ, उसी निडरता के साथ। संभल में योगी बाबा ने कितना काम किया है और क्या-क्या काम किया है, उसको मैं रिपीट करने बैठूँगा, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर का ये प्रोग्राम हो जाएगा। उसका ज़िक्र ना करते हुए एक और अवैध मस्जिद, सरकारी ज़मीन पर बनाई गई 2 मंजिला मस्जिद गिराई गई। वहाँ से मोहम्मद के नाम पर जो आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर बैनर हैं, वो बड़ी संख्या में मिले। इस सिलसिले में कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है 8 लोगों के नाम, और अब इसमें कार्रवाई होगी। मुतवल्ली भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ दिनों में, जिनको सील कर दिया गया है, मोदी नगर का एक इसी तरह का अवैध धर्म स्थल, लोनी का, बागपत का, और एक और जगह है, 4 जगह पर बुलडोजर चलेंगे। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, खास तौर से जो इकोसिस्टम के हिस्से हैं, कि साहब जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, फिर वही हिंदू-मुस्लिम शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन ये हिंदू-मुस्लिम कौन कर रहा है, एक बयान से पता चलता है या अखिलेश यादव के एक एक्ट से पता लगता है। उन्होंने अपने एमएलए को बाकायदा अयोध्या भेजा और वहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर अखिलेश यादव ने भी उसे दोहराया और कहा कि भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उसमें 6 या 7 करोड़ रुपए का कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो अखिलेश यादव को राम मंदिर में चढ़ावे का हिसाब-किताब क्यों चाहिए, ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, लखनऊ से। बहुत स्वागत है नमस्कार। भट्ट साहब, नमस्कार। तो ये जो यहाँ बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए इकोसिस्टम के लोगों ने कहना शुरू किया है कि साहब योगी जी तो अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, चीज़ों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं। क्या योगी ने अभी चुनाव आने से पहले ही ये शुरू किया है, या एक सतत प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश में? सर भारत में ऐसा कौन सा साल होता है जब चुनाव नहीं होते हैं? 27 और 28 में अभी भारत में 12 राज्यों में चुनाव होना है। 2027 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और गुजरात में चुनाव होना है। 2028 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल और तेलंगाना, 6 राज्यों में चुनाव होना है। तो यहाँ तो चुनाव सारा साल में 12 महीने चलता है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तब ये जिहादी अपोजिशन बोलता है कि साहब नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को की हत्या कर रहे हैं। तो भाई आप खड़े किधर हैं? आप चाहते क्या हैं? अगर सरकार कहती है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो आपको समस्या है। और अगर सरकार कोई पॉलिसी डिसीजन लेती है, कोई काम करती है, तो आप उसको जोड़ देते हो चुनाव से। अगर अगर पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी के दाम बढ़ते हैं, तो आप कहते हो कि बंगाल में चुनाव हो रहा था, तो और आपने उसको रोके रखा, और जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, आपने जो है दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये कभी ये लगातार गोल पोस्ट बदलते रहते हैं और लगातार चुनाव की बात करते रहते हैं। 2026 में जो है चुनाव हो चुका है। अभी बिहार में हुआ, अभी बंगाल में हुआ, असम में हुआ,
तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, 2025 में दिल्ली में हुआ और बिहार में हुआ, 2024 में हरियाणा में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अक्टूबर में हरियाणा में हुआ, फिर नवंबर में महाराष्ट्र में हुआ। तो यहाँ तो साल में 12 महीने चुनाव होते हैं और जहाँ तक लोगों को शायद बहुत छोटी है, मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने पहला चीज किया था कि पूरे प्रदेश में मदरसों का सर्वे होगा। जितने और जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड है, जितने मदरसे उससे रजिस्टर्ड नहीं है, वो नहीं चलेंगे। मदरसों के लिए एक पोर्टल बनाया गया था कि मदरसा कहाँ है, किस बिल्डिंग में है, किराए की बिल्डिंग में है, या सोसाइटी की या संस्था की अपनी वो अपना भवन भूमि है, कितने टीचर हैं और उनका बैंक का उनके बैंक के डिटेल्स क्या हैं, कितने छात्र हैं, उन सबके आधार कार्ड नंबर क्या है, उसके आधार पर ही अब इन जो जो मदरसे बोर्ड से अप्रूव्ड है उनको ग्रांट का पैसा मिलेगा। लाखों छात्र गायब हो गए एकाएक यूपी में। यही उत्तराखंड में हुआ, वहां पर भी जो है करीब 11,000 से ज्यादा छात्र गायब हो गए। तो उत्तराखंड में सारे मदरसे कागज पे चल रहे थे और यहाँ पे 1 लाख मदरसे हैं और जबकि मान्यता कुछ हजार को है। तो अगर सरकार का पैसा जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या सरकार को ये जानने का अधिकार नहीं है इस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? तो ये जो है कोई भी सरकार काम करेगी, उसके पीछे एक मोटिव लगा देना और उसकी नीयत के प्रति शक का माहौल बनाना, ये भारत की राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है। हर मामले में आप कोई ना कोई मोटिव ऐड कर देंगे, कोई मोटिव एट्रीब्यूट कर देंगे कि सरकार की नीयत में खोट है, ये बताएँगे आप। तो ये जो यूपी में हो रहा है, ये जो बकरीद के दिन गाजियाबाद के खेड़ा मोहल्ला कौन-सा नाम उसका है, वहाँ जिस एक हिंदू लड़के की जो कुर्बानी दी गई, ये किस लिए दी गई थी? क्या मैसेज देना चाहते थे वो देवबंदी वहाबी मुसलमानों का जो वहाँ गैंग है? क्या बताना चाहते थे कि अब हम बकरीद में जो है काफ़िरों की कुर्बानी देंगे? तो और ऐसी स्थिति में जो यूपी का मुख्यमंत्री होगा, सत्ता जो है लोकतंत्र में इकबाल से चलती है, सत्ता डंडे से नहीं चलती है। क्या योगी जी का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाएँ कि सरकार उनकी सुरक्षा, उनके जान-माल की सुरक्षा के लिए सजग है और काम कर रही है? क्या करते हैं वो? और वो कह चुके हैं कि जो अपराध करेगा, जो हत्या करेगा, क्या उसे माला पहनाएँगे? कानून अपना काम करेगा, वो अपना वर्तमान भविष्य दोनों खोएगा। साफ-साफ तो कहा है उन्होंने। उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि दोस्ती और चक्कूबाजी साथ नहीं चलेगी। तो और आपने ये मौका दिया है और अगर ये काम जो गाज़ियाबाद में आज हुआ है, अगर ये काम 6 महीने पहले या 6 साल पहले होता, तब आप आरोप ये लगाते कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तभी आरोप लगाते ना आप। अब आज जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो भी आपको शिकायत है। मदरसा अवैध है, रजिस्टर्ड नहीं है, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा की जो नीति है, जो सरकार की नीति है, उसके जो मानक हैं, किसी मानकों को पूरा नहीं करता है और नाम आपने रखा है खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन का मतलब होता है प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो उनके 3 उत्तराधिकारी थे, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान। इस्लाम की हिस्ट्री में इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है कि इन खलीफाओं का दौर था जब इस्लाम में न्याय और नैतिकता अपने चरम पर था और इस्लाम का बड़ा व्यापक एक्सपेंशन हुआ और इन 3 खलीफाओं के युग में के राज में पूरा वेस्ट एशिया जो आज का अरब वर्ल्ड है, लार्ज पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड एंड मेडिटेरेनियन, यहाँ पे इस्लाम फैल चुका था तलवार के बल पर। इसलिए अब आप तो ये भैया ये दीन-ए हिजाज़ी जो है, सऊदी अरब को हिजाज़ कहते हैं, इस्लाम को ये भी कहा जाता है दीन-ए हिजाज़ी। तो दीन-ए हिजाज़ी क्या गाज़ियाबाद में आ जाएगा क्या? दीन-ए हिजाज़ी का मुख्यालय सऊदी अरब है, गाज़ियाबाद नहीं हो सकता और सरकार को पूरा अधिकार है कि ये गाज़ियाबाद नगर निगम के इलाके में कोई अगर भवन बना है, वो भवन जो है नियमों मानकों के अनुसार बना है या नहीं बना है और उसमें कौन-सी कार्रवाई संचालित हो रही है, ये सरकार को भारत के संविधान के अनुसार जानने का अधिकार है।
सरकार इसी की कार्रवाई कर रही है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मीडिया के सामने बाकायदे माइक हाथ में लेकर के पढ़ के सुनाया कि उसका आदेश क्या है। और उसके बाद एक उसी जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इनको नोटिस दिया गया है, इनके खिलाफ एफआईआर होगी और इनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं, वो आप जो है और पुलिस के अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर हम जो है आप प्रस्तुत करें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो ये हमेशा ये और ये केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कंपल्शंस हैं कि समाजवादी पार्टी इसको हमेशा मुसलमानों का मुद्दा बनाती है। ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, ये मुद्दा व्यवस्था का है, समाज में व्यवस्था के संचालन का है। आप दिन में खेड़ा में हिंदू लड़के को दोस्त को ले जाकर के दिन दहाड़े उसका चाकू से उसका पेट गोद देंगे और आप अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी। सरकार को यूपी के मुख्यमंत्री को, पूरी सरकार को, प्रशासन को प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का हित देखना है, उनकी सुरक्षा को देखना है। ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि मुसलमानों तुम मत घबराना, अहिर की लाठी तुम्हारे काम आएगी। वो युग अब बीत चुका है। यहाँ लाठी केवल सरकार की चलेगी, लाठी केवल चलेगी जो लाठी राजदंड की लाठी है, जो संविधान की लाठी है, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म, मज़हब, समुदाय की, जाति की लाठी नहीं है। और इसी को रूल ऑफ द लॉ कहते हैं। जो लास्ट ईयर सितंबर में आई लव मोहम्मद के नाम पर आखिरकार बरेली में और यूपी के अन्य शहरों में, प्रयागराज में, कानपुर में दंगे का करवाने का प्रयास किस लिए किया गया था? वो मौलाना तौकीर रजा की अभी तक बेल नहीं हुई है। उसको जो है जेल में 10 महीने हो रहे हैं। जो बहुत बड़ा मौलाना बनता है आपको वो सुन्नी बरेलवी इस्लाम का सेट जिसका हेडक्वार्टर बरेली में है। तो ये केवल मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और अगर ये इनको लग रहा है कि चुनाव के पहले ये सरकार काम कर रही है, तो इनसे काउंटर सवाल ये क्यों नहीं पूछा जाता कि चुनाव के पहले बाकायदा विदेशी शक्तियों के इशारे पर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की साजिश में क्या काम नहीं हो रहा था, जिसको सरकार ने समय से पहले पकड़ लिया? और वरना क्या तुक है कि गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक हिंदू लड़के का मुसलमानों ने चाकू से गोद के हत्या कर दी। ये केवल उसी साजिश का हिस्सा है। और जो कल दिल्ली में हुआ है जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, वो क्या है? वो पूरा अमेरिकन खेल ही तो है। और उनके हाथ के तोते उड़ गए जब उनको लगा कि साहब इन्होंने हमको परमिशन नहीं दी है। और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे ही दिल्ली पुलिस ने कहा जीपीए को कि लीजिए आपको परमिशन मिल गई है और उनकी पूरी योजना थी कि परमिशन नहीं मिलेगी तो हम संसद मार्ग थाने में जाकर के बवाल काटेंगे और वहां पर उपद्रव करेंगे, पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे। 1000 आदमी नहीं पहुंच पाए। तो ये खेल पूरा चल रहा है और ये सारे का सारा जो आपका खान मार्केट गैंग है और जो टुकड़े-टुकड़े गैंग है और जो लुटियंस दहली है, ये सब बहुत बौखलाया है बंगाल के और आसाम के चुनाव के बाद से। मेरा मानना है कि 1952 से यूपी से देश में चुनाव हो रहे हैं और अगले साल 75 इयर्स पूरे हो जाएँगे। पश्चिम बंगाल जैसा कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन भारत में आज तक नहीं हुआ। 35 साल रूल किया कम्युनिस्टों ने और उसके पहले 30 साल रूल किया कांग्रेस ने और 15 साल रूल किया ममता बनर्जी ने। तीनों जिहादी सरकार थी और इनको कोई समस्या नहीं थी कि यदि पूरा जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है और पश्चिम बंगाल है, वो भारत से अलग होके बांग्लादेश से मिल जाए। और अब तो ये खुल के सामने बात आई गई है कि ममता बनर्जी यूनाइटेड बंगाल का सपना देख रही थी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिला करके एक नया देश बनेगा और वो उसकी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं और आज तो बिहार सरकार ने भी आदेश दे दिया है मदरसों की जांच का। पूरे प्रदेश में सर्वे होगा। बंगाल में आदेश जारी हो ही चुका है कि पूरे प्रदेश में कितनी मस्जिदें कहाँ बनी है, किस जमीन पे बनी है, वो जमीन उनकी है, सरकारी है, किसी की या किसी हिंदू की जमीन कब्जा की है। अभी सारी कहानी सामने आएगी। तो भारत जो एक सेमी इस्लामिक स्टेट बना हुआ था पिछले 80 साल से, अब वो सारे पाप की परतें खुल रही हैं। तो शोर तो बचेगा ही सर, हल्ला तो होगा ही। केवल
केवल संभल नहीं, इससे पहले बहुत सारी जगहों पर इसी तरह के एक्शन हुए हैं। जहाँ-जहाँ अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर, बंजर भूमि पर, दूसरी जगहों पर, तालाब की भूमि पर इस तरह के निर्माण हुए हैं, उन पर बुलडोज़र चले हैं। और ऐसा नहीं है कि संभल में अभी शुरू हुआ है। संभल में तो लगातार पिछले करीब डेढ़ 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। 2023 से चल रही है। बिल्कुल। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदीनगर, लोनी, बागपत और कुछ दूसरी जगहों पर भी कुछ जगह सील किए गए हैं, ऐसे ही अवैध निर्माण, अवैध धर्म स्थल, और उन पर भी बुलडोज़र चलाने की तैयारी हो रही है। गाज़ियाबाद में जो हज हाउस बना है, वो हिंडन नदी के रिवर बेड में बना है, जो यूपी गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है और जिसका उद्घाटन आज़म खान साहब ने किया था, जो पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। उसके पहले भी 2 साल जेल में रह चुके हैं, बीच में 1 महीने के लिए बाहर आए थे। अखिलेश यादव ने उसका अखिलेश उद्घाटन किया था। अखिलेश के अ, समय। जी, तो क्या तो और वो तो यूपी गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है, इसके लिए किसको दोष देंगे आप? और उस समय भी इसका विरोध किया गया था, लेकिन तब जो है कहा गया ये सब लोग जो है फासीवादी हैं और ये सब सांप्रदायिक हैं और ये हम जो है अक़लियतों की बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और ये बात को जो है उड़ा दिया गया, हवा में टाल दिया गया। अब अगर सरकार जवाबदेही तय कर रही है, तो परेशानी क्यों हो रही है? और 2 काम और हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 2 साल पहले यूपी नज़ुल भूमि विधेयक पास कर दिया था। वो बिल इस समय पड़ा हुआ है विधान परिषद में। वो बिल भी पास हो सकता आ सकता है अभी मानसून सेशन में। यूपी में 3 काम चल रहे हैं। एक तो पूरे प्रदेश में नज़ुल लैंड का सर्वे हो चुका है। यूपी में जितनी एनिमी प्रॉपर्टी, इवैक्वी प्रॉपर्टी उसका भी सर्वे हो चुका है। जो लोग 1947 में पाकिस्तान चले गए थे, यानी इवैक्यूएट कर गए थे पाकिस्तान को, उन उस प्रॉपर्टी को इवैक्वी प्रॉपर्टी कहा गया। और जो लोग यहाँ रह गए थे और जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी, उनकी प्रॉपर्टी को जो एक्वायर स्टेट ने किया उसको कहा गया एनिमी प्रॉपर्टी। तो नज़ुल लैंड, इवैक्वी लैंड, एनिमी प्रॉपर्टी और वक्फ लैंड। और इस समय आपको मालूम है वक्फ प्रॉपर्टी का वक्फ पोर्टल जो उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इसलिए नहीं हो पाया है कि जिस तरीके के जमीन के जो प्रॉपर्टी वो रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी इस पे भी कार्रवाई होगी। तब फिर आप कहेंगे कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है और ये आपको मालूम ही है कि अप्रैल 2025 में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और नया अमेंडमेंट जो वक्फ का कानून है, वो लागू हो चुका है। और जब ये पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद जितनी वक्फ प्रॉपर्टी अवैध पाई जाएँगी, यूपी में लगभग सवा लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और 90% के पास कोई उसका अपनी ओनरशिप को, मालिकाना हक को प्रमाणित करने का उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई उनके पास कागज़ नहीं है और इसीलिए कहते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएँगे। तो भाई अब जो है ये ज़माना डिजिटल है, अब हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा। आप जो है गाज़ियाबाद में 15 एकड़ ज़मीन कब्ज़ा किए बैठे थे और उसपे मदरसा बनाए हुए थे और आपके पास ज़मीन के मालिकाना हक संबंधी एक कागज़ नहीं था और फिर उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो आप इसे बता रहे हैं कि ये जो है ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये किस तरह से कह रहे हैं भाई आप? और आपको मालूम है कि गाज़ियाबाद में 15 एकड़ ज़मीन कितने हज़ार करोड़ की होगी सर? बताइए चौधरी साहब। गाज़ियाबाद ऐसे शहर में 15 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा किए बैठे हैं आप और आपके पास उसपे अपनी ओनरशिप सिद्ध करने का एक भी अभिलेख या एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और आप इसे बता रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम कार्रवाई है। ये बात क्या कोर्ट में साबित कर पाएँगे आप? आप 15 एकड़ ज़मीन जो कब्ज़ा करके मदरसा आपने बनाया था, आप उसपे अपनी ओनरशिप प्रमाणित कर दीजिए। सरकार को क्या परेशानी है? सरकार कहेगी ठीक है, ओके डन, जाइए आप जो अपना काम कर रहे हैं करिए।
तो ये सब जो कार्रवाई हो रही है और ये मत भूलिए, योगी जी की सरकार का ये 10वां साल है। इसका मतलब सरकार ने आपको भरपूर अवसर दिया है कि अपना जो अपना घर-द्वार दुरुस्त कर लीजिए, अपने सारे कागजात दुरुस्त कर लीजिए वरना कार्रवाई होगी। 10 साल में 10वें साल में कार्रवाई हो रही है और अगर योगी सरकार को मुसलमानों को टारगेट करना होता, तो ये कार्रवाई 2017 में हो जाती, 18 में होती, 19 में होती, 20 में होती। 10वें साल क्यों कार्रवाई हो रही है? तो ये आरोप बिल्कुल जो है ये इट इज़ हाइली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट इज़ एब्सोल्यूटली बेसलेस एंड नॉनसेंस कि ये किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये केवल बात वही मान्य होगी जो जो न्यायालय में प्रमाणित होगी। क्या ये बातें जो जो आज मौलाना लोग कह रहे हैं, ये करावली के खुलफा राशिदीन मदरसे के मालिक कि साहब ये हमको टारगेट किया जा रहा है। ये बात अगर वो कोर्ट में साबित कर लेंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। क्या दिक्कत है भाई? सरकार ने आपके ऊपर सरकार ने कहा कि ये आपकी संपत्ति अवैध है। ये आपका ये जो भवन बना है ये आपका नहीं है। ये आप साबित कीजिए। तो जब आपको जवाब दिया और अब तक जो है 1920 में जो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट किया था, तब से लेके 2014 तक आपको जो है सरकार के दामाद की तरह से आपके साथ सरकार का सुलूक था। यू वर अबव लॉ। आज जो समस्या दिल्ली के जिमखाना क्लब की हो रही है, जो 28 एकड़ जमीन पे कब्जा किए बैठा है और मात्र ₹1000 का वो जो है किराया देता है। अब आज सरकार कह रही है कि भैया ये ज़मीन की ओनरशिप सरकार की है, आपको लीज़ पे दी गई थी, इसे खाली करिए। वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो बड़े पावरफुल लोग हैं। टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिज़नेसमैन हैं, सब बड़े-बड़े लोग हैं वहाँ पे, जो सब अंग्रेज़ी बोलते हैं और जो बहुत महँगी-महँगी शराब पीते हैं और वहाँ पे शराब भी मैं सस्ती मिलती है। तो उनको भी एक परेशानी यही हो रही है और उनके भी तर्क यही हैं, जो तर्क गाज़ियाबाद के मौलानाओं के हैं। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। अ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक वक्फ की संपत्तियाँ हैं। उत्तर बंगाल में भी है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 2,40,000 हैं वक्फ की संपत्तियाँ। पश्चिम बंगाल में 80,480 वक्फ संपत्तियाँ हैं। पंजाब में 75,511 है, तमिलनाडु में 66,092 है और कर्नाटक में 65,242 हैं। इतनी वक्फ संपत्तियां हैं और टोटल भी मैं बता दूं कि पूरे देश में मार्च 2025 तक जो असेसमेंट है और जो पोर्टल पर आया है उसके अनुसार 8,72,000 वक्फ संपत्तियां हैं और ये क्षेत्रफल है 38 लाख एकड़ और सही इसमें से मोर देन 60% 70% लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं, वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं। तो कब्जे कब्जे ही किए हुए हैं ये अवैध कब्जे किए हुए हैं। केरल अच्छा में ये सही बात बोल दूं, केरल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, हालांकि उसका मुख्यमंत्री कांग्रेस का है। 400 एकड़ जमीन जो जो क्रिश्चियंस की है, वो सरकार बनते ही तुरंत उन्होंने वक्फ बोर्ड को सौंप दी, जबकि उसके खिलाफ जो है मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सारे क्रिश्चियन धरना दे रहे हैं और उसमें कोई हिंदू नहीं है, वो जमीन क्रिश्चियंस की है। ये तो हाल है इस समय आपके केरल में और ये सब हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर। एक्ट अमेंड हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और सरकार ने कहा ये जमीन वक्फ बोर्ड को दे दो भाई। जी। तो ये अखिलेश यादव को और उनके एमएलए को भगवान राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब किताब क्यों चाहिए? चंपत राय जी का बयान आ गया है जो कि उस राम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बड़े अधिकारी हैं कि ऑडिट लगातार चलता रहता है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं
और अभी तक कोई ऐसी ऑडिट में कोई गड़बड़ी की बात, उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी का 2012 में वहां से पवन पांडे विधायक था, जो जो मिनिस्टर भी था अखिलेश की सरकार में, राज्य मंत्री था। वो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता जयशंकर पांडे का भांजा है और वो अयोध्या से इलेक्शन जीता था 2012 में। अब इलेक्शन आ रहा है, तो उनको जो है समाजवादी पार्टी को चाहिए टकराव, उसको चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, उसको चाहिए हिंदुओं के बीच में भ्रम पैदा करना, हिंदुओं के बीच में कन्फ्यूजन फैलाना कि देखो बीजेपी मंदिर के नाम पे ये कर रही है। तो अब उनके लिए सबसे आसान तरीका बचता है कि अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर कोई भी आरोप उछाल दो। उनको ये नहीं दिखता है कि अयोध्या में पिछले 2019 नवंबर 19 में सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पिछले 6 सालों में अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है। वहाँ नया एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे नया रेलवे स्टेशन बना है, वहाँ पे हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 50 से अधिक वहाँ होटल बन रहे हैं, लाखों तीर्थयात्री वहाँ हर महीने आ रहे हैं, वहाँ पे 1000 से अधिक होम स्टे की सुविधा दे दी है सरकार ने कि लोग अपने घरों में 2 कमरे, 4 कमरे अगर चाहें तो तीर्थयात्रियों को ठहरा सकते हैं। वहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिला है और पूरा अयोध्या जो लोग अगर 2019 के पहले गए होंगे या 2020 में गए होंगे, तो आज वो अयोध्या को पहचान नहीं पाएँगे। आज अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन गाज़ियाबाद से आगे चल रहा है। तो ये सारी बातें इनको दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो अब उन्हें क्या दिख रहा है कि साहब वो मंदिर में डोनेशन में घोटाला हुआ है। सारा का सारा काम मंदिर का डिजिटाइज़्ड है। वहाँ कहीं नकद का काम न्यूनतम है उस मंदिर में। उसके बाद जो है अब और ये आज तक जो है दो जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। आज उसको 2 साल से अधिक हो चुके हैं, ये आज तक अयोध्या कभी गए नहीं हैं और तर्क क्या देते हैं, जब बुलावा आएगा तब जाएँगे हम। ये भारत में कौन-सी परंपरा है कि आपको देवता भगवान बुलाते हैं? ऐसा कोई उल्लेख मिलता है क्या वेद में, उपनिषद में, पुराण में? तो ये केवल वो राजनीति कर रहे हैं और ये वो और तो इनको लगता है कि वो तो जब बुलाते हैं तो फिर फाइनली बुलाते हैं। हाँ, फाइनली बुलाते हैं। दैट्स द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब उनको लगता है कि भगवान राम के ऊपर कीचड़ उछाल करके उनको मुसलमानों का वोट मिल सकता है, बढ़िया मिल सकता है। राहुल गांधी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को गद्दार कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लगातार गाली दे रहे हैं और उनके जो चमचे यूट्यूबर्स हैं, अब उन्होंने नई कहानी शुरू कर दी है कि अगले 120 दिन में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश छोड़ देंगे। तो इस समय मुसलमानों के वोटों को आकर्षित करने के लिए अभियान चल रहा है और ये जो उन्होंने आज जो कीचड़ उछाला है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के ऊपर, ये उसी का हिस्सा है और मेरा तो प्रकृति के न्याय में बहुत विश्वास है। ये इन्होंने पाप किया है। इट्स भारतीय दर्शन में कोई भी जो है सिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अधर्म है, अधर्म और ये उन्होंने आसुरी कार्य किया है। आप मत जाइए मंदिर, सनातन धर्म में सबको पूरी छूट है। ये कोई यहाँ कोई आसमानी किताब नहीं है, यहाँ कोई हमारा जो है बड़ा दरोगा आसमान में नहीं बैठा हुआ है। आप अपनी चेतना, अपनी आध्यात्मिक चेतना के स्तर के अनुसार जिस कार्य के लिए अपने आप को योग्य पाते हैं या आपके मन में जो भी भाव है उसके अनुसार आप कार्य करने को स्वतंत्र हैं। लेकिन ये कीचड़ उछालना ये अधर्म है, ये आसुरी प्रवृत्ति है और जो भी अधार्मिक कार्य होता है, वो कभी अनरिकॉर्डेड नहीं रहता चौधरी साहब जान लीजिए। समय के अनुसार उसकी जो है प्रतिध्वनि आपके पास लौट के आती है। आज से हम 8:30 बजे के इस शो में प्रश्न भी आमंत्रित कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आप सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम के अंत में कुछ चुनिंदा सवाल लेकर के हम उनके उत्तर भी अपने गेस्ट से लें। आज है एक सवाल, लेकिन वो इस विषय से संबंधित नहीं है जिस पर आज चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वो सवाल ले लेता हूँ।
विनायक शर्मा हैं। इन्होंने लिखा है कि श्रीमान जी, चिनाब नदी के पानी को रोकने का पाकिस्तान में इस झुलसती गर्मी में क्या हाल है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर के पहले यानी पिछले वर्ष मई में सरकार ने उसको अबैंस में डाल दिया था और सरकार ने वही किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय 50 के दशक में जब साइन हुई थी, तो भारत अपने हिस्से से अधिक का पानी पाकिस्तान को दे रहा था। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी का पानी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने ट्रीटी का उल्लंघन करके पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक दिया है। भारत ने केवल पाकिस्तान के हिस्से का ही पानी पाकिस्तान को जा रहा है और भारत के हिस्से का पानी अब हिमाचल, जम्मू और राजस्थान तक आएगा और इसको लेकर के उन 6 नदियों को जल की धारा को मोड़ने का, बैराज बनाने का, डैम बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के द्वारा ये धमकी आ रही है कि जब इन भारत के डैम बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा, तो हम मिसाइल से इनको उड़ा देंगे। ये मुखतापूर्ण बात पाकिस्तान से होकर के आ रही है। पाकिस्तान ने भी आज तक ये नहीं कहा है कि भारत हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने भी अब तक ये आरोप नहीं लगाया है कि इंडिया ने हमारे हिस्से का पानी रोक लिया। आपको आपके हिस्से से कहीं ज़्यादा पानी मिल रहा था उस समझौते के अनुसार। अब केवल भारत सरकार ने अब ये इस्लाम परस्त, मुस्लिम परस्त सरकार नहीं है, तो इसने कहा कि जितना हिस्सा आपका बनता है, एज़ पर द एग्रीमेंट, एज़ पर द ट्रीटी अब उतना ही मिलेगा, उतना ही मिल रहा है। तो भारत सरकार ने और ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को इस तरीके कोई भी सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, नहीं सरकार ने किया है। पाकिस्तान ने डिमांड की साहब और जब ये ट्रीटी हुई थी, तब इसमें मीडिएशन वर्ल्ड बैंक ने किया था। पाकिस्तान यूएनओ भी किया, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी किया। क्या हुआ भाई? कोई राहत मिली? यदि अगर पाकिस्तान के पास भारत द्वारा अन्याय किए जाने के कोई अगर आधार होते, तो आपको राहत मिलती, वो तो मिली नहीं। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शक वर्ग का भी बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और वीरेंद्र जी का खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।